यदि आप भी अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति को जानना चाहते हैं, उनके रिजल्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेरीज हमें लिखकर भेज सकते हैं। यथाशीघ्र समाधान देने की कोशिश हमारे द्वारा आपको की जाएगी। नमस्कार। कोई भी ग्रह यदि 6th हाउस में रहता है, तो उसके किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे, इसके बारे में शास्त्रों में, क्लासिकल बुक्स में चर्चा की गई है। आज हम बात करते हैं शनि की। यदि शनि 6th हाउस में हो तो क्या रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि शनि किस प्रकार का ग्रह है। तो हम सभी जानते हैं कि ये वायु तत्व प्रधान ग्रह है, शुष्क ग्रह है, स्लो मूविंग प्लैनेट है। अंधकार को, दुर्भाग्य को, डिले को, हार्ड वर्क को, दुख, पीड़ा, ये सब शनि के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यदि हम शनि की बात करते हैं तो शनि जो है ये कुंडली के 12 भावों में से कुछ भावों का कारकत्व भी रखता है, जैसे 6th हाउस का, 8th हाउस का, 12th हाउस का कारकत्व शनि के पास है। यद्यपि मार्स के पास भी 6th हाउस का कारकत्व है। कई बार 10th हाउस के कारकत्वों में भी शनि को शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से शनि जो है एक महत्वपूर्ण ग्रह हो गया कुंडली के लिए। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो 6th हाउस किन किन चीजों को शो करता है, तो ये उपचय भाव भी है और दुस्थानों में से भी एक है। डिसीज को, डेब्ट को, एनिमीज को, सर्विसेज को शो करने वाला यह हाउस होता है। डिसीजेस भी इससे हम देखते हैं। तो अब जब शनि जैसा मैलेफिक प्लैनेट यदि इस तरीके के दुस्थान में रहता है तो किस प्रकार के परिणाम देगा। तो देखिए, जहाँ तक क्लासिकल बुक्स में लिखा हुआ है कि जो मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं ये ज्योतिर्क भाव में रहने पर अच्छे परिणाम देते हैं। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि उपचय भाव में रहने वाला में स्थित कोई भी ग्रह समय के साथ रिजल्ट देता है। मतलब स्टार्टिंग में इसके रिजल्ट्स थोड़े स्लो आएंगे और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये अपने रिजल्ट्स देना शुरू करेगा। अब जहाँ तक कि हम जानते हैं कि शनि जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो निश्चित रूप से यदि वो किसी भी हाउस में है तो वहाँ के रिजल्ट्स देने में देरी जरूर पड़ेगा। तो अच्छा है कि 6th हाउस में यह है, तो जो भी रिजल्ट्स देगा 6th हाउस की जो नेगेटिविटी है उसको थोड़ा डिले कर देगा। इस वजह से भी शायद यह कहा जाता है या माना जा सकता है कि शनि जो है ये 6th हाउस में अच्छे परिणाम देता है। अब यदि ये शनि वक्री है तो उसका बल और भी अधिक बढ़ गया, लेकिन यदि ये शनि कॉम्बस्ट हो गया तो परिणामों में भिन्नता देखने को मिल सकती है। तो अब देखते हैं हम सबसे पहले कि शनि किन किन राशियों में रहने पर 6th हाउस में अच्छे परिणाम देगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शनि के मूल त्रिकोण में या स्वराशि में होने की। तो ये कन्या लग्न की कुंडली देखेंगे तो कुंभ लग्न का शनि आएगा 6th हाउस में। तो ये शनि जो होगा जातक को या जातिका को कंसिस्टेंट एफर्ट के लिए मोटिवेट करेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा, हार्ड वर्कर रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सर्विस के लिए, डेली रूटीन के लिए। ये जो शनि होता है इनको ऐसा बल देता है कि ये लगे रहते हैं, छोड़ेंगे नहीं। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं वृषभ लग्न और तुला लग्न के लिए, जिसमें 9th और 10th हाउस का लॉर्ड बनेगा शनि वृषभ लग्न के लिए, और 4th और 5th हाउस का लॉर्ड बनता है शनि तुला लग्न के लिए, तो योग कारक हो गया। तो योग कारक होने के बाद 6th हाउस में रहेगा ये इन सारे हाउसेस के मीन्स, यदि हम ऋषभ की बात करते तो 9th 10th हाउस जो कि धर्म और कर्म का है, और यदि हम तुला लग्न की बात करते तो 4th और 5th हाउस जो कि हमारे सुख का भी भाव है और सुत भाव भी है या पूर्व जन्म के कर्मों का भी भाव है। शनि को कार्मिक डेट के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। तो यहाँ पे यदि 6th हाउस में शनि बैठ रहा है तो ये शनि जो होता है इस लग्न के जातकों के लिए काफी अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब यदि शनि मित्र राशि में बैठा हुआ है तो ऐसे जो लोग हैं वो डाउन टू अर्थ माने जाते हैं। ये लोग चाहे कितने ही बड़े ओहदे पर आप देखेंगे, लेकिन इनका जो व्यवहार होता है एक सामान्य व्यक्ति की तरह आपको दिखेगा। इसके अलावा ये लोग जो है जिसको कहते हैं चाणक्य नीति। चाणक्य नीति मतलब कि योजनाबद्ध तरीके से अपने शत्रुओं को परास्त करना का जो गुण है वो यहाँ बैठे हुए शनि के कारण उस जातक के स्वभाव में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए भी यह शनि काफी अच्छा होता है। अब बात करते हैं शनि के नीच होने की। तो नीच शनि होगा वृश्चिक लग्न में 6th हाउस में, मेष राशि में जब ये आएगा 3rd और 4th हाउस का लॉर्ड बन के।
तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन की सुख शांति में कमी करेगा। अपने भाई-बहनों के साथ व्यक्ति के संबंधों में परेशानी क्रिएट करेगा। इसके अलावा व्यक्ति नेगेटिविटी बहुत जातक की बहुत ज़्यादा हो सकती है। बिहेवियर भी आप देखेंगे तो अलग-थलग रहने की इच्छा ये जो नीच का शनि है वो देता है। उसके बाद कोर्ट कचहरी के मामलों में या लोन आदि सैंक्शन करवाने के मामलों में भी ये शनि बहुत डिले करवाएगा, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स लेके आएगा। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो इस भाव में रहने वाला शनि इस लग्न के लिए ये शनि क्योंकि ये लग्नेश का मित्र भी नहीं है, कई सारी परेशानियाँ व्यक्ति के दैनिक जीवन में लेकर आता है। इसी प्रकार से शनि जब शत्रु राशि में बैठा हुआ है, मान लीजिए लियो साइन में बैठा हुआ है या फिर कैंसर साइन में बैठा हुआ है 6th हाउस में, वो व्यक्ति को डिसीजेस की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। स्टमक से जुड़े हुए डिसीजेस या फिर लंग्स से जुड़े हुए डिसीजेस देखने को मिलते हैं। और ये भी देखने में आता है कि यहाँ पे स्थित शनि जो होता है कई बार इस तरीके की बीमारियां देता है कि जो सालों साल चलती रहती है, या आप यूँ कह सकते हैं कि इनहेरिटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ का शनि देता है। 6th हाउस में बैठा शनि जो होता है वो स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस को भी शो करता है, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो यह कर्म भाव से 9वां आता है, और यदि हम भाग्य भाव से देखते हैं तो भाग्य भाव से ये 10वां आता है। कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि 6th हाउस में बैठा हुआ शनि व्यक्ति को अर्लियर लाइफ में काफी अप एंड डाउन्स देता है, और लेटर लाइफ में ही इन लोगों को सक्सेस मिलता है। मतलब लक का साथ जो है इन्हें काफी धीरे धीरे मिलता है, क्योंकि शनि वैसे भी कर्म प्रधान ग्रह है, तो कर्म के ऊपर ही ज्यादा अपना फोकस सैटर्न का होता है। वह व्यक्ति से यही अपेक्षा करता है कि वह अपने दैनंदिन जीवन में या जहाँ पे भी वो जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, वहाँ वो हार्ड वर्क करता रहे। इसके बाद यदि हम 7th हाउस से देखते हैं तो 7th हाउस का 12th हाउस बनता है 6th हाउस। तो ये जो शनि होता है मैरिड लाइफ हैप्पीनेस के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 12th हाउस जो होता है बेड कंफर्ट को भी शो करता है। तो ये जो शनि है चाहे वो योग कारक ही क्यों ना हो, उच्च का भी क्यों ना हो, बाकी सब चीजों के लिए अच्छा है। 6th हाउस के जो रिजल्ट्स है योग कारक या उच्च का शनि अच्छा देगा, लेकिन जो वैवाहिक जीवन का जो आनंद है वो यहाँ का शनि जो है वो कम कर देता है। यदि हम देखते हैं 6th हाउस में बैठे हुए शनि की दृष्टियों को, तो उसकी दृष्टि 8वें भाव पे, 12वें भाव पे और तीसरे भाव पे पड़ेगी। अब निश्चित रूप से ये जो तीनों भाव है ये भी अच्छे भाव नहीं गिने जाते हैं, और इसमें से 3rd हाउस को उपचय भाव के नाम से जाना जाता है, जो करेज को शो करता है। तो निश्चित रूप से शनि का इसके ऊपर दृष्टि डालना इस बात की पुष्टि कर रहा है कि व्यक्ति को बहुत प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करने के बाद ही उसको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 3rd हाउस से 4th हो रहा है 6th हाउस। इसके अलावा 12th हाउस पे दृष्टि डालने से यह समझ में आता है कि सैटर्न जो होता है 6th हाउस का सैटर्न व्यक्ति को फॉरेन कंट्रीज की यात्राओं की पॉसिबिलिटी को भी यह शो करता है। इसके बाद ये मोक्ष का भी स्थान होता है 12th हाउस, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इंक्लाइंड होता है। निश्चित रूप से हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि उसकी दशा कौन सी चल रही है जातक की, और बाकी ग्रहों की पोजीशंस किस तरीके की। इसके अलावा 8th हाउस का जो कारक है तो वो भी शनि है, तो निश्चित रूप से शनि की वहां पे दृष्टि पड़ने की वजह से आयु की वृद्धि को यह प्रदर्शित करता है। अलग अलग लग्नों के लिए शनि के बारे में जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया है, तो आपको ये देखने की जरूरत होगी कि ये जो सैटर्न 6th हाउस में बैठा है किस लग्न के लिए किस प्रकार के परिणाम दे सकता है। आइए अब कुछ उदाहरण कुंडलियों के माध्यम से सैटर्न के 6th हाउस में रहने पर क्या परिणाम मिल सकते हैं उसके बारे में चर्चा करें। ये जो उदाहरण कुंडली आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, ये मेरे रिकॉर्ड में से ही मैंने उठाई है जिसका विश्लेषण किया हुआ है। तो मकर लग्न की कुंडली है, लग्नेश बन रहा है, शनि 6th हाउस में बैठा है केतु के साथ। चंद्रमा को आप देखेंगे तो 10th हाउस में, मार्स स्वराशि का 4th हाउस में बैठा हुआ है, और सन, मरकरी, जुपिटर और वीनस 4 ग्रह लग्न में बैठे हैं, और राहु जो है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लग्नेश बन के शनि 6th हाउस में है, एक बात। दूसरी बात है कि शनि यहाँ पर वक्री है, और तीसरा यह है कि शनि यहाँ पे केतु के साथ भी बैठा हुआ है। तो ये जो जातिका हैं इनको मैं काफी अच्छे से जानती हूँ, बचपन से ही जानती हूँ। आप इस बात का इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी कुंडली का जब मैंने विश्लेषण किया और इनके स्वभाव को देखा परखा हुआ है, तो जो चीजें हैं वो किस तरीके से सामने आती है कुंडली में से,
उसका ये उदाहरण है। तो ये जो जातिका थी इन्होंने अपना एजुकेशन लिया, हायर एजुकेशन लिया, इंजीनियरिंग किया और ये जब जॉब के लिए स्ट्रगल कर रही थी तो इनकी जो दशा चल रही थी वो चल रही थी सैटर्न की। 85 टू 2004 तक इनका ये समय चला और उस समय ये काफ़ी परेशान रही क्योंकि आप देख सकते हैं कि सैटर्न यद्यपि धनेश भी है और लग्नेश भी है बैठा है 6th हाउस में लेकिन केतु के साथ है। और जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने केतु के बारे में पहले भी कभी शायद बताया होगा कि जिस भी भाव में केतु बैठता है, उस भाव से मिलने वाले रिजल्ट्स में कहीं न कहीं कमी कर देता है। तो वैसे ही इनके साथ हुआ, इन्हें बार-बार अपना कर्म क्षेत्र बदलना पड़ा, पहले स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर अपना कुछ स्टार्ट किया, फिर वहाँ सक्सेस नहीं मिला। तो इस तरीके से चेंजेस करती रही। ठीक है, लेकिन ये जो सैटर्न है, ये रेट्रो होने की वजह से, 6th हाउस में बैठने की वजह से, लग्नेश होने की वजह से इन्होंने जो है गिव अप नहीं किया। लगी रही, अपना पूरा एफर्ट ये करती रही, कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ, हार्ड वर्क के साथ, जबकि इन्हें उतना अपना रिजल्ट उतनी सफलता इन्हें नहीं मिल रही थी। एक और बात जो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि यदि इस कुंडली के 7th हाउस पे आप नज़र डालते हैं, तो वहाँ मार्स की दृष्टि पड़ रही है, 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर भी मार्स की दृष्टि पड़ रही है। और वैसे देखा जाए तो बाकी 4 ग्रह भी 7th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं और 7th हाउस का जो 7th हाउस से सैटर्न जो है ये बैठा हुआ है 12th में रेट्रो होके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे भी इस बात की पुष्टि हो रही है कि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ समस्याएँ रहेंगी, सैटिस्फैक्शन की कमी नज़र आ रही है और ऐसा कुछ इनके साथ भी रहा है। इसके बाद यदि जब इनकी केतु की दशा शुरू हुई है तो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ गई और इन्होंने अपना एक समूह बनाया जहाँ वो लोगों को योग, साधना, ध्यान इन सब का शिक्षण देती है। कई ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन किया है और अभी भी कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सैटर्न 6th हाउस में रहता है तो व्यक्ति गिव अप नहीं करता है, लगा रहता है। अब जीवन में इनके परिवर्तन आए क्योंकि ये पहले तकनीकी ज्ञान की तरफ इनका रुझान था और बाद में ये आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ मुड़ गई और आज भी इसी क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है और मुख्य रूप से ये कम्युनिटी सर्विस कर रही है, निःशुल्क सेवा दे रही है। तो वो भी इस बात को शो कर रहा है कि जब सैटर्न जैसा ग्रह जो कि सेवाभावी ग्रह है 6th हाउस में बैठा हुआ है तो कहीं न कहीं कम्युनिटी के साथ जुड़ा होता है। तो कुल मिला के सैटर्न का 6th हाउस में बैठना व्यक्ति के सेल्फ मोटिवेशन को शो करता है, कहीं न कहीं ट्रांसफॉर्मेशन को भी शो करते हैं। आइए देखते हैं अगली कुंडली। अब इस कुंडली पे यदि हम नज़र डालेंगे तो कर्क लग्न की कुंडली है और लग्नेश जो चंद्रमा है वो सैटर्न के साथ 6th हाउस में बैठा हुआ है। जुपिटर, मार्स ये दोनों लग्न में बैठे हैं, जुपिटर उच्च का हो गया, मरकरी, वीनस और सन ये तीनों जो है ग्रह ये 2nd हाउस में बैठे हैं जिसमें सूर्य जो है स्वराशि का है। राहु केतु एक्सिस में यदि आप देखेंगे तो 5th हाउस और 11th हाउस आ रहा है और लग्न जो बन रहा है ये अश्लेषा नक्षत्र में बन रहा है। तो अगेन जो नक्षत्र बन रहा है और नक्षत्र का स्वामी बन रहा है वो बन रहा है बुध। अब यदि हम लग्न की डिग्री देखते हैं तो लग्न की डिग्री 25 डिग्री है और यदि सन वीनस और मून की बात करते हैं तो सन की डिग्री 0 है और वीनस की जो डिग्री आ रही है वो 8 डिग्री है। तो वीनस कहीं ना कहीं सन के साथ है, पास में है, कॉम्पस्टी है, लेकिन मरकरी कॉम्पस नहीं क्योंकि मरकरी 23 डिग्री का है। अब यदि और अब बात की जाए तो यहाँ पे जो सैटर्न है वो भी रेट्रो बन रहा है और रेट्रो बन के लग्नेश के साथ बैठा है। तो ये भी इस बात को शो कर रहा है कि व्यक्ति का जीवन कहीं न कहीं अप डाउन के साथ, ऑब्स्टेकल्स के साथ, हर्डल्स का भरा हुआ है। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो सैटर्न यहाँ पर 7th हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड बन के बैठा हुआ है 6th हाउस में और लग्नेश के साथ बैठा हुआ है और वैसे भी शनि और चंद्रमा ये दोनों जो है वो विष योग का भी निर्माण करते हैं। यदि हम बात करते हैं धर्म कर्माधिपति योग की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 9th और 10th हाउस का लॉर्ड ये लग्न में बैठा है। तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जो जीवन है वो तंत्र मंत्र के साथ इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा क्योंकि जुपिटर उच्च का बैठा है लग्न में और जुपिटर की जो दृष्टि है वो पड़ रही है 7th हाउस, 9th हाउस और 5th हाउस पर और 5th हाउस जो होता है वो पूर्व जन्म के कर्मों को भी शो करता है। वहां पे केतु बैठा हुआ है और
केतु खुद स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, तो व्यक्ति का जीवन स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा, ये निश्चित रूप से तय है। निश्चित रूप से कि जब उसकी दशा किस ग्रह की आती है, उस पे डिपेंड करेगा कि जब जुपिटर की दशा आएगी या केतु की दशा आएगी या मार्स की दशा आएगी, उस दौरान ये घटनाएँ जो है जीवन में घटित हो सकती है। इसके बाद यदि हम देखेंगे तो लग्नेश जो मून बैठा हुआ है वो 6th हाउस में बैठा है और 6th हाउस का लॉर्ड लग्न में बैठा है, मतलब इसमें राशि परिवर्तन किया हुआ है। और यदि 6th हाउस की बात करें तो वहां पे धनु राशि है और धनु राशि काल पुरुष की कुंडली की 9वीं राशि होती है और यह राशि भी धर्म को शो करती है। तो इससे भी समझ में आ रहा है कि व्यक्ति का जीवन धार्मिक गतिविधियों के साथ जुड़ा रहेगा, कहीं ना कहीं फिलोसॉफी के साथ जुड़ा रहेगा। गहन चिंतक ये व्यक्ति हो सकता है, दार्शनिक ये व्यक्ति हो सकता है। और ऐसा ही हुआ भी। ये जो कुंडली है ये सर अरबिंदो घोष जी की कुंडली है और हम सभी जानते हैं कि वो फ्रीडम फाइटर थे और बाद में वो फिलोसोफर हुए और उसके बाद उन्होंने कई वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन किया। इसके अलावा कई किताबें लिखी हैं इन्होंने जिसके में स्पिरिचुअलिटी का गहन चिंतन, अध्ययन, मनन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रहों की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो मार्स है, जो इसका नीच भंग हो रहा है लग्न में, तो इसने इन्हें काफी करेज दिया क्योंकि ये 10th हाउस का और 5th हाउस का लॉर्ड बन रहा है। 5th हाउस जो होता है वो हमारे पास्ट लाइफ कर्मास को शो करता है और 10th हाउस हमारा कर्म क्षेत्र होता है। तो निश्चित रूप से व्यक्ति में करेज बहुत ज्यादा था और इसी वजह से ये जो है ये फ्रीडम फाइटिंग ऑफ इंडिया के आंदोलन में ये कूद पड़े और इन्होंने कई साल तक एज ए फ्रीडम फाइटर रहते हुए अपने देश की सेवा भी की। उसके बाद यदि हम सेकंड हाउस की बात करते हैं तो यहाँ आप देखिए सूर्य जो है ये स्वराशि का बैठा हुआ है, साथ में बैठा हुआ है मरकरी और वीनस। मरकरी यहाँ पे 12th लॉर्ड बन रहा है, साथ में 3rd लॉर्ड बन रहा है और 3rd जो हाउस होता है वो भी राइटिंग को, पोइट्री को, इन चीजों को शो करता है और 12th हाउस जो होता है वो फॉरेन कंट्रीज को शो करता है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं चंद्रमा से भी, तो चंद्रमा से भी ये जो सन, मरकरी और वीनस ये जो कॉम्बिनेशन आ रहा है ये 9th हाउस में आ रहा है और हम सभी जानते हैं कि 9th हाउस जो है वो धर्म त्रिकोण का ही स्थान होता है। तो इस वजह से भी इनका जो राइटिंग रहा, जो भी इन्होंने पोइट्री लिखी, जो भी किताबें लिखी हैं, उसका जो नेचर रहा वो स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल रहा। इसके अलावा थर्ड चीज जो अपने को देखनी चाहिए वो है धन योग। तो देखिए धन योग इस पत्रिका में बहुत जोरदार है क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है वीनस, ये सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है और इसके अलावा 12th हाउस के लॉर्ड के साथ भी बैठा हुआ है और 3rd हाउस के लॉर्ड के साथ भी बैठा है। तो कुल मिलाकर 11th हाउस और सेकंड हाउस का जब किसी भी तरीके का संबंध बनता है तो ये अच्छे धन योग को दिखाता है और निश्चित रूप से इन्होंने जो है काफी विदेश में रह के भी इन्होंने अपनी जो पढ़ाई कंप्लीट करी है, वहां पे इन्होंने एग्जाम्स भी क्लियर किया, आईसीएस सर्विस में सिलेक्ट हुए थे। वो बात अलग है कि इन्होंने उससे ज्वाइन नहीं किया और एक प्रेस्टिजियस जॉब जो है इन्हें मिला है वीनस की दशा में ही। इसके बाद अब हम देखते हैं मून को। तो इनके जीवन में जो ये परिवर्तन आया है कि ये पॉलिटिक्स से स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ गए, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि जब मून की दशा इनकी चली है तो ये फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे थे। उस समय इन्हें मून में मरकरी का जब अंतर चला तो इन्हें जेल भी हुई थी अलीपुर बॉम्ब केस में, यद्यपि बाद में वो उसमें से बरी हो गए थे। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि लग्नेश और 6th हाउस का आपस में जो एक्सचेंज हुआ है और 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो उच्च का बैठा हुआ है लग्न में और मार्स भी वहां पे बैठा हुआ है, जिससे इन्हें इतना करेज इनको मिला है। लेकिन जब लेटर पार्ट ऑफ मून की दशा में ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ गए, तो उसका रीजन है कि जब मून में केतु का अंतर इनका चला तो अब आप देख सकते हैं कि केतु के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है, पहली बात। दूसरा जो है केतु जो है वो 5th हाउस में बैठा हुआ है और 5th हाउस भी कहीं ना कहीं जो है वो तंत्र मंत्र धर्म के साथ जुड़ा हुआ रहता है और केतु खुद स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ ग्रह है, ग्रह नहीं है, छाया ग्रह है। और यदि केतु की बात की जाए तो केतु चंद्रमा से भी जो है ये 12th हाउस में आ रहा है। इसके अलावा मून जो है ये सैटर्न के साथ बैठा है। सैटर्न वैसे ही विमुक्ति का कारक है और सैटर्न की जो दृष्टि है ये 8th हाउस के ऊपर भी पड़ रही है और 8th हाउस जो है ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है।
उसके अलावा सैटर्न की दृष्टि 12th हाउस पे भी पड़ रही है और 12th हाउस भी जो है वो मोक्ष का स्थान माना गया है। तो कुल मिला के ये जब चेंजेस हुए हैं दशा अंतर्दशा के, तो ये पॉलिटिक्स से स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ गए, क्योंकि जब ये जेल में थे तभी इनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी और उस समय उन्हें महसूस हुआ कि जो इंडियन कल्चर है वो काफ़ी रिच है, और इस तरीके से वो पौंडीचेरी की तरफ चले गए और फिर आखिर तक वो वहीं पे रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सैटर्न ने किस प्रकार के परिणाम इनके पर्सनल लाइफ में दिए हैं। सैटर्न की, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है सैटर्न के 6th हाउस में रहने पे क्या परिणाम मिलते हैं उस पर है। तो सैटर्न ने इनके मैरिज में डिले किया, क्योंकि सैटर्न 7th हाउस का लॉर्ड बन के बैठा हुआ है, अपने से 12th गया हुआ है, लग्नेश के साथ बैठा हुआ है। 7th हाउस के ऊपर राहु का एस्पेक्ट होने की वजह से इनकी जो मैरिज थी वो अनकन्वेंशनल थी, काफी एज डिफरेंस इनके बीच में था। इसके बाद यदि आप और भी देखते हैं तो मार्स की जो दृष्टि है वो भी 7th हाउस के ऊपर पड़ रही है, तो उसमें भी मैरिज हैप्पीनेस को कम कर दिया, और बहुत जल्दी ही इनकी पत्नी की मृत्यु भी हो गई। और वह जो समय था जब ऐसा हुआ है, तो वो जो दशा इनकी चल रही थी वो मार्स में सन की दशा चल रही थी। तो सन को आप देख सकते हैं वो स्वराशि का कुटुंब भाव में बैठा हुआ है और वहां से दृष्टि डाल रहा है वो 8th हाउस के ऊपर। 8th हाउस के ऊपर सैटर्न का भी एस्पेक्ट है, 8th हाउस के ऊपर मार्स का भी एस्पेक्ट है। तो मार्स में सैटर्न का जब अंतर आया तो ये घटना घटित हुई। इसके बाद यदि हम देखते हैं सैटर्न को, तो सैटर्न की जब इनकी दशा शुरू हुई तो इन्होंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी वो किसी और को दे दी, और ये यौगिक साधना में लीन हो गए, क्योंकि सैटर्न, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि पास्ट लाइफ कर्मास को शो करता है, कार्मिक डेब्ट को शो करता है, विरक्ति का ग्रह होता है। उसका लग्नेश के साथ बैठना इस बात की पुष्टि करता है कि व्यक्ति कम्युनिटी सर्विस की तरफ जाएगा और धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ पूर्ण रूप से मुड़ जाएगा, और वैसे ही इनके साथ भी हुआ है। और सैटर्न जो है यहाँ पे 12th हाउस को भी देख रहा है, जैसे कि हम पहले भी देख चुके, जो कि मोक्ष का स्थान है। तो कुल मिला के यदि आप इस कुंडली के ऊपर फोकस करते हैं तो सैटर्न के 6th हाउस में रहने की वजह से काफी चेंजेस इनके लाइफ में आए। मीन्स फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ एज ए फ्रीडम फाइटर रही, और सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में ये जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ गए। तो ये जो दोनों उदाहरण कुंडलियां मैंने आपको बताई है, इसमें आप देखिए कि सैटर्न रेट्रो था एक बार, सैटर्न 6th हाउस में था दूसरी बार, पहली वाली कुंडली में सैटर्न जो था वो लग्नेश भी था। तो ये दोनों ही कुंडलियों में जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसका रीजन है सैटर्न का 8th हाउस के ऊपर होने वाला एस्पेक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आपको सैटर्न के 6th हाउस में रहने के ये जो रिजल्ट्स है वो किस तरीके से निकालने चाहिए, यह बात अभी समझ में आ गई होगी। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई वीडियो पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो इन्हें अपने परिचितों में, फ्रेंड्स में, नेटवर्क में शेयर जरूर कीजिए।